दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके सभी बड़ी खबरों और मुख्य समाचार को विस्तार से। तो बिना समय गवाए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। राहुल गांधी के साथ चर्चा में सत्यपाल मलिक का आरोप। पुलवामा हमले का मोदी सरकार ने उठाया राजनीतिक फायदा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के साथ अपनी हालिया मुलाकात का वीडियो साझा किया, जिसमें राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक के साथ पुलवामा हमले, जम्मू कश्मीर की स्थिति, अडानी और राजनीति में अपने शुरुआती दिनों के बारे में चर्चा की। सत्यपाल मलिक ने 2019 पुलवामा हमले के लिए सरकार की खामियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इस हमले के पीछे राजनीतिक लाभ को लेकर भी बातचीत की और मोदी सरकार पर राजनीतिक फायदा उठाने के आरोप लगाए। मलिक ने कहा कि मैंने 2 चैनलों को बताया कि ये हमारी गलती थी, लेकिन मुझसे कहा गया कि इसे कहीं भी ना कहें। मुझे लगा कि मेरे बयानों से जांच पर असर पड़ सकता है, लेकिन कोई जांच नहीं हुई और इसका इस्तेमाल चुनाव के उद्देश्य से किया गया। इसका इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया गया। इजराइल का युवा जंग लड़ रहा, नेतन्याहू का बेटा मौज कर रहा है। सैनिकों ने पूछा, मिस्टर पीएम आपका बेटा कहाँ है? जी हम बात करें कि जैसे जैसे इजराइल हमास युद्ध बढ़ता जा रहा है, यहूदी राष्ट्र ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करने और अपनी बंदूकें उठाने के लिए हजारों आरक्षित सैनिकों को बुला लिया है और अब तक देश में करीब 3,60,000 रिजर्विस्ट आ चुके हैं। और आपको बता दें कि इनमें से लगभग 3 लाख के करीब गाजा पट्टी के समीप तैनात हैं और जमीनी कार्रवाई के लिए जरूरी आवश्यक निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इस विशाल लामबंदी के बीच सैनिकों ने बेंजामिन नेतन्याहू से ये कठिन सवाल पूछना शुरू कर दिया है और ये सवाल है, आपका बेटा कहाँ है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? जी हाँ दोस्तों, दरअसल नेतन्याहू के बेटे याइर नेतन्याहू की एक तस्वीर इन दिनों खूब वायरल हो रही है और इस तस्वीर में वे अमेरिका के मियामी बीच पर सनग्लास लगाए दिख रहे हैं और इस तस्वीर में कितनी सच्चाई है ये पता नहीं, मगर इसके सामने आने के बाद बवाल सा मच गया है। हर कोई सवाल पूछ रहा है कि जब लाखों युवाओं ने हथियार थाम लिए हैं तो फिर पीएम नेतन्याहू के बेटे याइर अमेरिका में क्या कर रहे हैं? ये बड़ा मुश्किल सवाल है जिसका नेतन्याहू और उनका बेटा सामना कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बेंजामिन नेतन्याहू के 32 वर्षीय बेटे याइर नेतन्याहू अप्रैल महीने से फ्लोरिडा में हैं और वे हमास के इतने भीषण हमले के बाद अपने देश नहीं लौटे हैं और इस आपात स्थिति में उनके देश में न रहने से कुछ सैनिक नाराज भी हो गए हैं। इजराइल में हमास के समर्थन आए हॉलीवुड अभिनेत्री बंधकों का उड़ाया मजाक, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हम बात करें कि इजराइल में एक मशहूर अभिनेत्री को हमास का समर्थन करना भारी पड़ गया है और इजराइल के प्रमुख अरब इजरायली अभिनेत्री मैसा अब्द इल-हादी को कथित तौर पर हमास का समर्थन करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां दोस्तों द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट्स के मुताबिक मैसा अब्द इल-हादी ने कथित तौर पर इजराइल में हमास आतंकवादी समूह के विनाशकारी हमले का समर्थन किया था और पुलिस ने एल-हादी को आतंकवाद की प्रशंसा और घृणास्पद भाषण के आरोप में गिरफ्तार किया है। एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया का नाम बदलकर भारत करने पर टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी। जी हम बात कर रहे हैं कि एनसीईआरटी की किताबों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी पैनल द्वारा पुस्तकों के अगले सेट को इंडिया के बजाय भारत मुद्रित करने के प्रस्ताव को इसके सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है और अब इस मामले पर एनसीईआरटी की ओर से बयान जारी किया गया है। एनसीईआरटी ने इस मामले पर अभी टिप्पणी करना जल्दबाजी बताया है और इससे पहले उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर CIJ के मुताबिक एनसीईआरटी किताबों के अगले सेट में इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाएगा और कुछ माह पहले यह प्रस्ताव दिया गया था और अब इसे स्वीकार कर लिया गया है।
सीमा विवाद पर समझौता चीन के हवाले हो सकता है। डोकलाम, क्या नेपाल की तरह भारत के हाथ से निकल रहा भूटान? जी हम बात कर रहे हैं कि हिमालय की गोद में बसे भूटान में चीन की सलामी स्लाइसिंग ने भारत चीन संबंधों में सबसे खराब अध्यायों में से एक की पटकथा लिखी थी, जिसे डोकलाम गतिरोध के रूप में जाना जाता है। वह दो विशाल एशियाई देशों के बीच खूनी झड़पों की बस एक शुरुआत थी, लेकिन 2017 में डोकलाम विवाद के 5 साल बाद भारत के अधीन एक संरक्षित हिमालय राष्ट्र चीन के साथ सीमा मुद्दों का सुलझाने के करीब है और बीजिंग के साथ एक राजनयिक संबंध शुरू करने जा रहा है। थिम्पू और बीजिंग के बीच विकसित हो रहे संबंधों पर नई दिल्ली की लगातार नजर है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने 23 अक्टूबर को संकेत दिया कि चीन जल्द से जल्द सीमा वार्ता समाप्त करने और भूटान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए तैयार है। इंडिया वर्सेस भारत पर अब एनसीईआरटी के प्रस्ताव पर बवाल। आप बोली, हमें भारत या इंडिया से कोई दिक्कत नहीं है। जी आपको बता दें कि देश में एक बार फिर इंडिया और भारत को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। राजनीतिक दल केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साध रही है और ऐसा इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी पैनल ने सभी एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों में इंडिया का नाम बदलकर भारत करने का प्रस्ताव दिया है और ऐसे में मेंस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब एनसीईआरटी की किताबों में बच्चों को इंडिया की जगह भारत पढ़ाया जाएगा। और वहीं इस पूरे मामले में अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एनसीईआरटी पैनल की सिफारिश पर आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि हमें भारत या इंडिया से कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि पीएम मोदी को इंडिया से दिक्कत है और ये इंडिया गठबंधन बनने के बाद ही हुआ है। हमारे संविधान में इंडिया और भारत दोनों का इस्तेमाल होता है और दोनों का उपयोग किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का आया जवाब, कहा एमपी में भाजपा जीती तो क्या इस बार आदिवासी बनेगा मुख्यमंत्री? जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अगर इस बार भी बीजेपी सत्ता में आई तो क्या राज्य को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री मिलेगा? इस सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि भाजपा में ऐसे फैसले पार्टी के विधायक दल करती है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों में 230 में से 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों एसटी और 35 सीटें अनुसूचित जातियों एससी के लिए आरक्षित हैं। राज्य में अभी तक एक भी आदिवासी को सीएम बनने का मौका नहीं मिला है। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व सीएम और जनजाति मामलों के मौजूदा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि चुनावों के बाद विधानसभा के चुने हुए सदस्य अपने नेता का चुनाव करते हैं। प्रत्येक राज्य का विधायक दल ये फैसला लेता है कि किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। बीजेपी ऐसे मामलों पर कभी भी जाति के आधार पर फैसला नहीं करती है, बल्कि ये सुनिश्चित करती है कि ऐसे सारे मुद्दों पर बैठक में चर्चा की जाए। दिल्ली सरकार ने विभागों में किया बड़ा उलटफेर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज के डिपार्टमेंट बदले। जी आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने बुधवार को अपने मंत्रियों के विभागों में बड़ा फेरबदल किया है। आतिशी और सौरभ भारद्वाज के विभाग एक दूसरे से बदले गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने आतिशी को जल विभाग आवंटित किया है, जो कि पहले सौरभ भारद्वाज के पास था। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसी तरह से सौरभ भारद्वाज को पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी दी है और ये सारे विभाग पहले आतिशी देख रही थी। आपको बता दें, कुछ रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को मंत्री सौरभ भारद्वाज की जगह जल विभाग आवंटित किया गया है, जबकि पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग मंत्री आतिशी की जगह भारद्वाज देखेंगे। हालांकि आतिशी पहले की तरह ही शिक्षा, पीडब्ल्यूडी और ऊर्जा विभाग देखती रहेंगी, जबकि सौरभ भारद्वाज के पास भी स्वास्थ्य, शहरी विकास विभाग पहले की तरह बने रहेंगे। जानकारी के मुताबिक दोनों मंत्रियों के विभाग बदलने वाली फाइल उपराज्यपाल वीके सक्सेना को मंजूरी के लिए बढ़ाई थी, जिन्होंने उस पर मुहर लगा दी है। गाजा पट्टी को तबाह कर आई अक्ल, हमास के संस्थापक ने बंधकों की रिहाई के लिए रखी शर्त, क्या मानेगा इजराइल? जी आपको बता दें कि आतंकवादी समूह हमास के संस्थापक खालिद मेशाल ने इजराइल से बंधक बनाए गए सभी नागरिकों की रिहाई के लिए शर्त रखी है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या गाजा पट्टी को तबाह कर और करीब 5000 नागरिकों के मारे जाने के बाद हमास नेता को अकल आई है। बुधवार को यूके
स्थित समाचार आउटलेट स्काई न्यूज से बात करते हुए खालिद मिशाल ने कहा कि अगर सही शर्तें पूरी हुई तो सभी नागरिक बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा। मिशाल हमास के कुवैती विंग के प्रमुख और हमास राजनीतिक ब्यूरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। स्काई न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें जीवित शहीद के रूप में भी सम्मानित किया जाता है, जिसमें बताया गया है कि लगभग 30 साल पहले उनकी हत्या की कोशिश इजराइल ने की थी, लेकिन वो बच गए थे। किसानों को राहत, कैबिनेट से फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर एनबीएस दरों को मंजूरी। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन यानी 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश फीड एंड के उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी एनबीएस दरों को मंजूरी दी। आगामी रबी सीजन 2023 से 24 में एनबीएस पर 22 से लेकर 303 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। हमास के आधुनिक रावण, इजराइल के राजदूत से मिली कंगना रनौत। जी आपको बता दें कि बॉलीवुड सुंदरी कंगना रनौत अपने बेबाक बयानों को लेकर हमेशा चर्चित रहती हैं। ज्वलंत मुद्दों पर खुलकर बोलने वाली कंगना रनौत ने इजरायली एम्बेसडर से मुलाकात की है। उन्होंने इस मीटिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो कि इस वक्त वायरल हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, कंगना ने इस मुलाकात के बाद इजराइल और हमास विवाद पर अपना पक्ष भी रखा और उन्होंने हमास की तुलना रावण से कर डाली। जी हाँ दोस्तों, कंगना ने इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ इजराइल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि आज इंडिया में मौजूद राजदूत श्री नाओर गिलोन से मुलाकात हुई और इस वक्त इजराइल और भारत दोनों ही आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। और कल जब मैं रावण दहन के लिए दिल्ली पहुंची थी तो मुझे महसूस हुआ था कि मुझे कुछ लोगों से जरूर मिलना चाहिए जो कि हमास यानी कि आधुनिक रावण से लड़ रहे हैं। इसलिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ। जिस तरह से हमास ने छोटे बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाया है वो दिल को झंझोर देने वाला है। मुझे पूरा भरोसा है कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में इजराइल जरूर सफल होगा। और साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि उन्होंने राजदूत से भारत के आत्मनिर्भर लड़ाकू विमान तेजस की भी चर्चा की है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होंगी मायावती, बीएसपी की तरफ से आ गया जवाब। जी हाँ दोस्तों, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अब महज 6 महीने का ही वक्त बचा हुआ है, जिसे देखते हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया और केंद्र में सरकार चला रहे एनडीए ने अपना सियासी कुनबा मजबूत करना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, और वो सवाल है कि क्या मायावती की बहुजन समाज पार्टी इंडिया का हिस्सा बनेंगी या नहीं। अब बीएसपी की तरफ से इस पर जवाब आ गया है। यूपी की बिजनौर लोकसभा सीट से बीएसपी की सांसद मलूक नागर ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा नहीं बनेंगी। मलूक नागर ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम इस महागठबंधन से शुरू से ही दूर थे और हमारे पास 13.5% वोट शेयर है। हम उत्तर प्रदेश में जिस तरह चलेंगे जीत भी उसी तरह जाएगी। हालांकि पार्टी अध्यक्ष मायावती ने साफ तौर पर कहा कि बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। विपक्ष का ये गठबंधन या महागठबंधन जो भी है ये लोकसभा चुनाव से पहले ही टूट जाएगा। साइक्लोन हेमून ने पकड़ी रफ्तार, रामेश्वरम में भारी बारिश। जी आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान हेमून अब काफी ताकतवर हो गया है। मौजूदा स्थिति की बात करें तो इस वक्त ये तूफान उत्तर पश्चिमी खाड़ी के ऊपर है और इसका असर अब राज्य के कई इलाकों में भी दिखने को मिल रहा है और इसकी वजह से तमिलनाडु के रामेश्वरम में तेज बारिश शुरू हो गई है। और तो वहीं ओडिशा और बंगाल में भी अलर्ट जारी है। और आपको बता दें कि इस तूफान का नाम ईरान ने रखा है और ये तूफान भी 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि ओडिशा के पारादीप तट से 230 किलोमीटर दूर ये तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि यह आज दोपहर 12 बजे तक बांग्लादेश के तट से गुजर जाएगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।